उसी बात को लेकर के आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि राजस्थान के रण में जो नए योद्धा उतरे हैं, क्या वो इस बार नैया पार लगाएंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन जी, आवाज पहुंच रही है आपको मेरी? जी जी आयुषी जी, आयुषी बिल्कुल। निरंजन जी, जिस हिसाब से भी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, शुरुआत आप ही से करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी दौरे पर थे, आज भी दौरे पर, लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, कई बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है क्योंकि देखने को मिला था विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के दौरे का ही वो असर देखने को मिला था कि प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल की थी। क्या कुछ कहेंगे? और जो नए योद्धा उतरे हैं, इस बार नैया पार लगाएंगे? क्योंकि बहुत ही सोच समझ करके इस बार एक एक मंथन हुआ बीजेपी की तरफ से भी। देखिए आयुषी जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान कार्य शैली है, या यूं कहीं कि वर्तमान जो कार्य पद्धति है, ये वास्तव में एक अद्भुत है। और जिस जो आज अपोजिशन पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर पंगु नजर आता है, तो कहीं ना कहीं वो इसी वजह से मैं सारी चीजों का जो फर्क डाल रहा हूं, मैं इसी चीज को फर्क मान रहा हूं, क्योंकि वो अभी भी अपनी जो परंपरागत और जो पुरानी जो सैनिक थी, यानी कि अपने आप को अभी भी जिसको कहते हैं ना 2G में ही पड़े हुए हैं, और जमाना जो है वो अब हाई हाई पे चला गया, हाई हाई स्पीड पे चला गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी देखिए जिस तरीके से संगठनात्मक रूप से कितना स्ट्रॉन्ग, यानी कि पन्ना प्रमुख से लेकर के मंडल, उसके बाद में जिला, उसके बाद में प्रदेश, और हर एक कार्यकर्ता इनका इस तरीके का कार्यकर्ता जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को बनाया। और साथ में इस बार जो अभी आपने कहा कि नए चेहरों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया, देखिए निश्चित रूप से ये जो चीज है इसको आप बहुत बड़े प्लस पॉइंट में इसको लेकर के चलिए, क्योंकि भारतीय राजनीति के अंदर जो एक जिसको कहते हैं ठेकेदारी प्रथा मानी जाती थी, कि एक छत्र सिंहासन माना जाता था, फलानी सीट के ऊपर फलाने परिवार का या फलाने खानदान का या फलाने राजनीतिक परिवार का कब्जा है और वो वहां से वही चुनाव लड़ेगा। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी ने परिपाटी चेंज की कि एक झटके के अंदर उन्होंने प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा लिया है जो आप ये समझ लीजिए एक आम कार्यकर्ता की तरह, जो कल तक सड़कों के ऊपर दरिया बिछाता था या झंडे और पोस्टर लगाता था, उसको उठा करके उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। और जिस तरीके से अब लोगों को ऐसा लगने लगा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, या यूं कहें कि जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, उसमें इतनी ऊर्जा इसी वजह से दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको ये लगने लगा कि कल को यार अगर मैं जो काम करता हूं, पार्टी का जिस दिन मेरे ऊपर नजर पड़ेगी, पार्टी का जिस दिन मेरे ऊपर मैं जब पार्टी को परिणाम दूंगा काम करके, परिश्रम करके जब मैं पसीना बहाऊंगा, तो पार्टी किसी दिन भी मुझे उठा करके कोई भी पारितोषिक दे देगी। जो पहले एक पद्धति चलती आ रही थी राजनीति की कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सांसद तो उसी परिवार से बनेगा, मंत्री तो उसी खानदान से बनेगा, मुख्यमंत्री तो उसी परिवार से बनेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो इस तरीके का किया, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जैसे एक क्रिकेट के अंदर होता है ना कि किसको स्लिप में लगाना है, किसको फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे लगाना है, किसको लॉन्ग ऑन पे लगाना है, किसको फाइन लेग पे लगाना है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी फील्डिंग चुनाव के अंदर इस तरीके की रणनीति बनाई है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान के अंदर चैलेंजिंग थी, मैं बात कर रहा हूं कुछ सीटें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग मानी जा सकती है, उन सीटों के ऊपर इन्होंने अब जिस तरीके से फोकस किया। कल आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी चूरू के अंदर किस तरीके से वहां पे बोल रहे थे, और जो चूरू की जनता के साथ जो जिसको कहते हैं शेखावाटी के जो मेन मुद्दे, चाहे वो सैनिक का मुद्दा हो, चाहे भारतीय अस्मिता का मुद्दा हो, जनसभा को संबोधित करते हैं तो लगातार वो जो काम कराए गए हैं उसको तो गिनाते ही गिनाते हैं, विपक्ष पर भी हमलावर होते हैं। निरंजन जी, जिस हिसाब से देखिए कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं कि नए चेहरों पर दाव खेला गया है, और देखने को मिला था विधानसभा चुनाव में कि लगातार वहां पर भी चिंतन मंथन किया गया था, और लोकसभा चुनाव से पहले भी चिंतन मंथन, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से मिशन 25 के टारगेट पर चल रही है। तमाम बड़े कद्दावर नेता आ रहे हैं रैली को संबोधित करते हुए, लेकिन कांग्रेस भी इस बार पीछे नहीं है, जोरदार टक्कर तो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो दल बदल की राजनीति है वो भी देखने को मिल रही है। और आज ही जो तस्वीर देखने को मिल रही है, तमाम बड़े कांग्रेस के जो नेता है वो भी आज जयपुर में एकजुट हुए हैं, एकजुटता का संदेश देने के लिए। देखिए आयुषी जी, निश्चित रूप से कांग्रेस बार बार जिस तरीके से एकजुटता का संदेश देने की उनको जरूरत क्यों पड़ रही है, मैं सबसे पहला सवाल तो ये उठता है ना
कि जब भी चाहे चुनाव कभी हो, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, चुनावों से पहले हर बार कांग्रेस जो है एकजुटता का संदेश देने के प्रयास करती है। तो कहीं ना कहीं हाँ, भीतर खाते या अंदर खाते कुछ भीतर घात चल रहा है, इसीलिए तो एकजुटता का संदेश देने का संदेश देने की जरूरत पड़ रही है ना। तो सबसे पहली बात तो ये, और दूसरी बात देखिए आरुषि, आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस ने प्रत्याशी निश्चित रूप से, अगर मैं जो प्रत्याशी घोषित किए हैं उनके अंदर बहुत कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो कांग्रेस ने वास्तव में लड़ाने के लिए, या यूं कहें कि मजबूत प्रत्याशी दिए हैं, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें थी वो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण हो गई। लेकिन आप ये चीज भी समझ के चलिए, प्रत्याशियों को बैकअप कहां मिल रहा है, उनको केंद्रीय स्तर पे या केंद्रीय नेतृत्व से उनको कहां बैकअप मिल रहा है। केंद्रीय नेतृत्व तो अभी दिल्ली में ही फंसा पड़ा है, चाहे वो रामलीला मैदान की रैली हो, चाहे वो सीट शेयरिंग का मामला हो, चाहे वो आप ये मान के चलिए कि जो इनका एक जिसको ये कभी कह रहे हैं जी खाता फ्रीज हो गया, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। देखिए चुनाव के अंदर अगर आप ये खाली अभिमन्यु को अगर चक्रव्यूह में घुसेड़ देंगे, तो चाहे वो कितना ही बलशाली हो, चाहे वो कितना ही योग्य और कितना ही वीर हो, लेकिन वो चक्र में फंस करके कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए पराजय के पराधीन हो जाता है। लेकिन कांग्रेस और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो यही एक कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व नए लोगों को आगे लाने में इसी वजह से सक्षम हो पा रहा है, क्योंकि उनको उनको अब कोई क्षेत्रीय छत्रपों की बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि कहीं पे अगर कोई कमजोर कड़ी नजर भी आई, अगर मान लीजिए उन्होंने राजस्थान प्रदेश नेतृत्व को बदल दिया, प्रदेश की सरकार के अंदर नया मुख्यमंत्री बना दिया, उनको ऐसा लगा कि अगर 2024 के चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं अगर ये कड़ी कमजोर या अनुभव की कमी नजर आएगी, तो हम केंद्र से जाकर के इनको पूरा का पूरा बैकअप और पूरा का पूरा सपोर्ट इनको करेंगे। और आज वही नजर आ रहा है कि अभी 4 दिन पहले अमित शाह जी सीकर के अंदर बोल नरेंद्र मोदी जी कोटपुतली बोल करके गए, और कल जिस तरीके से चूरू के अंदर एक गर्जना करके गए। और सबसे बड़ी बात क्या है आयुषी, कि प्रधानमंत्री जी की एक विशेषता और है जो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से विपक्ष के किसी नेता के अंदर दिखाई नहीं दे रही, कि जब भी जिस जनसभा को संबोधित जाए, चाहे दिन में 4 जगह सभा करे, हर एक सभा का वो एक पहले से पूरा अध्ययन और पूरी की पूरी उसकी एक जिसको कहते हैं कि उसकी पूरी स्टडी और पूरा उसका अध्ययन करके जब वहां निकलते ये चीज देखना कि यहाँ क्या बोलना है। बिल्कुल आप कह रहे हैं, तो वहां के रंग में ढल जाते हैं। जैसे कि राजस्थान जब आते हैं तो देखने को मिलता है कि वो साफा पहनते हैं, उसके बाद से उसको भाषा में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये प्रधानमंत्री खासियत है। नहीं, इसके अलावा देखिए साफा वाफा तो सब लोग पहनते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी वो जो स्पीच करते हैं, उस स्पीच के अंदर उस क्षेत्र के अंदर क्या क्या चीज जनता को कनेक्ट करेगी। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि अब शेखावाटी जो है वो वीर भूमि कही जाती है, और हर दूसरे या तीसरे घर के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति सेना में है, यानी कि सरहदों के ऊपर देश की रक्षा कर रहा है। और प्रधानमंत्री जी जब शेखावाटी में आते हैं, तो यहाँ पे जो सैनिकों का सम्मान बढ़ा है उसकी बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि हम जो है हमारी दुश्मन ताकतों को उनके घर में घुस करके मारते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है एक जिसको कहते हैं शौर्य और वीरता का जब वहां बखान करते हैं, तो निश्चित रूप से जिनके बच्चे सीमाओं के ऊपर बैठे हैं, जो दौरे लगातार हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये तो जब रिजल्ट आएगा तब तो उस पर हमारी पूरी निगाहें रहेंगी। लेकिन आप जो अभी हाँ एक कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात, जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो नए योद्धा है वो क्या नैया पार लगाएंगे, या उनके आने से क्या लगता है कि जो अभी तक कामकाज हुए हैं उसको कैसे वो संभालेंगे, ये सब तो बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर रहेगी। निरंजन जी, एक सवाल आपसे है कि कई ऐसी सीटें जहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल रहा है, कई ऐसी सीटें जहाँ पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, उसके बारे में भी जरा आप बताइएगा। हाँ देखिए आयुषी जी, सबसे पहले तो थोड़ा सा हल्की फुल्की बात करना चाहूंगा। जिस तरीके से कृष्ण कुमार जानू जी कह रहे थे, उसी बात को लेकर के दिमाग में बात आ गई कि आज राहुल गांधी जी कांग्रेस के किसी पद पे नहीं है कांग्रेस के संविधान के अनुसार, लेकिन आज भी वो हाईकमांड है। और पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और उस समय चुनाव हारने के बाद में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। मैं तो इस चीज को देख करके मेरे मन में हंसी आ गई कि अगर 2024 के चुनाव में भी अगर इनकी परिणति वही हुई, तो राहुल गांधी जी किस चीज से इस्तीफा देंगे, क्योंकि पद तो कुछ है ही नहीं।
तो वो इस्तीफा किस चीज से देंगे, पहली बात तो ये। अब जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो फ्रेशर्स चुनाव में उतारे हैं या जो नए चेहरे उतारे हैं जिनका राजनीति के अंदर चुनावी अनुभव नहीं रहा है, तो निश्चित रूप से आयुषी जी आप इस चीज को समझिए कि इसके अंदर अभी जैसे मैं भी पूर्व में कह रहा था और सुशील कुमार जी भी कह रहे थे कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का एक ढांचागत सिस्टम आज ऐसा बन गया कि अगर कोई अनुभव, यानी कि अगर कोई एक पैर से अगर विकलांग भी है तो उसको दूसरा बंदा, आप ये समझ लीजिए, अपना कंधा देकर के और पूरी की पूरी ताकत देकर के बराबर उसको अपने साथ चलाता है। और इसी का उदाहरण मैं आपको आज एक बता रहा हूं। जैसे आप चूरू की सीट ले लीजिए, जिस दिन देवेंद्र झाझड़िया की सीट अनाउंस हुई थी और राहुल कसवा जब पलटी मार करके कांग्रेस की तरफ गए और कांग्रेस के नामित प्रत्याशी बन गए थे, उस दिन आप ये मान के चलिए कि हम लोग चूरू की सीट को 70-30 की सीट मान रहे थे कि 70% राहुल कसवा की सीट थी और 30% देवेंद्र झाझड़िया की, यानी कि बहुत मजबूत और या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी की हारी हुई सीट मान रहे थे। लेकिन जिस तरीके से पिछले एक महीने के दौरान, यानी कि चुनावों के दौरान जिस तरीके से देवेंद्र झाझड़िया का वहां पे चुनाव कार्यकर्ताओं ने बनाया है या पार्टी कैडर ने वहां पे जिस तरीके से उनको सपोर्ट दिया है, और अब जाकर के केंद्र जब उनको पूरा बैकअप दे रहा है, तो आज वहां पे ऐसा लग रहा है कि चुनाव बराबरी पे कहीं ना कहीं, हाँ थोड़ा सा एज मैं अभी भी वहां पे कांग्रेस को मान रहा हूँ, लेकिन चुनाव कहीं ना कहीं बराबर। जी, यहाँ पर राजस्थान की जनता किसको चुनती है, हम सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई है। निरंजन जी और कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।